वेलकम बैक। इससे पहले आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ चुके हैं और लास्ट टाइम में आपने नाउन और नाउन के भेद पढ़ा था। चलिए हम देखते हैं, अब हमारा जो मेन चैप्टर है वो शुरू करते हैं। हमारा मेन चैप्टर है, चैप्टर का नाम है नाउन एंड केस। नाउन एंड केस। नाउन के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, केस के बारे में हमें समझना है। चलिए केस वर्ड को हम अलग अलग एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, केस कोर्ट में जो केस करते हैं वो भी केस होता है। हिंदी में बाल को भी केस करते हैं कुछ लोग। केस में छोटा बॉक्स भी होता है, सूटकेस, ब्रीफ केस और ग्रामर की भाषा में कारक। हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर केस क्या है। तो इसको समझने के लिए हम आधार लेते हैं। तो केस का मतलब होता है एक ऐसा बॉक्स। केस का क्या मतलब होता है? एक ऐसा बॉक्स जिसमें चीजों को रखने की जगह निश्चित होती है। कैसे? अब देखो, सूटकेस में क्या है, आप देखोगे कि उसमें सूट रखने का, फाइल रखने का, कार्ड्स रखने का, पेन रखने का, सबका जगह बना होता है। आप देखेंगे गर्ल्स लोगों के लिए, लेडीज लोगों की ज्वेलरी केस होती है। ज्वेलरी केस में आप देखेंगे एंकलेस रखने के लिए, नॉस्ट्रिल रखने के लिए, नेकलेस रखने के लिए, सबके लिए अलग अलग जगह बनता है। ईयररिंग रखने के लिए सबके लिए अलग अलग जगह बना होता है। तो केस का मतलब यह होता है कि ऐसा बॉक्स जिसमें चीजों को रखने का जगह निश्चित हो। ये एक तरह का मीनिंग हुआ। अब इसकी सहायता से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक सेंटेंस लिखते हैं, आई एम गोइंग टू दिल्ली। हमने एक सेंटेंस लिखा, आई एम गोइंग टू दिल्ली। अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये जो वाक्य है यह क्या है? एक बॉक्स है। ठीक है, ये क्या है? एक बॉक्स है, मतलब एक प्रकार का ये क्या है? केस है। इसमें कितनी सामान रखे हुए हैं? 1 2 3 4 5। इसमें 5 चीजें रखी हुई है और आपको मालूम है कि इस 5 चीजों का एक सही जगह पे रखा गया है, तभी ये सही मीनिंग दे रहा है। अगर इसको रखने का टेक्निक गलत हो जाए तो फिर ये मीनिंग नहीं देगा, ये मीनिंगफुल नहीं होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं ये एक ऐसा बॉक्स है जिसमें 5 चीजें रखी हुई है और इन 5 चीजों को रखने का जगह निश्चित है। ठीक है, इसमें आई निश्चित जगह पे है, एम निश्चित जगह पे है, गोइंग निश्चित जगह पे है, टू निश्चित जगह पे है, दिल्ली निश्चित जगह पे है। अब हम इसमें देखते हैं आई क्या है? प्रोनाउन है। दिल्ली क्या है? नाउन है। अब यह केस एक ऐसा बॉक्स है जिसमें सभी चीजों के बारे में तो ये बात नहीं करता है, लेकिन 2 चीजों के बारे में बात करता है। 2 चीजों का जगह बताता है। वो क्या है? एक नाउन, एक प्रोनाउन। यह एक ऐसा बॉक्स है जिसमें नाउन एवं प्रोनाउन के रखने का जगह निश्चित है। ये कहां रहेगा, इसी का निर्धारण कौन करता है? केस। हम समझने की कोशिश करते हैं इसको। अब ग्रामर की भाषा में थोड़ा समझ लें तो यह एक वाक्य है और इस वाक्य में 2 चीजें क्या क्या है? एक नाउन और दूसरा प्रोनाउन। ठीक है, 2 चीजों के बारे में बात करता है। किसके किसके बारे में बात करता है? नाउन के बारे में एवं प्रोनाउन के बारे में। अब देखो, जरा सोचिए, आई एम गोइंग टू दिल्ली के बजाय लिखता दिल्ली एम गोइंग टू आई। क्यों नहीं लिखा? ये दिल्ली यहीं क्यों लिखा? आई यहीं क्यों लिखा?
मतलब यह हुआ कि इसका स्थान निश्चित है, वाक्य में कब, कहां, कैसे रहेगा ये भी डिसीजन लेना रहता है। तो एक हो गया स्थान। अब देखो एक और बात उठाते हैं हम, आई एम गोइंग टू दिल्ली कह रहे हैं, क्यों कहेंगे? हम कहेंगे मी एम गोइंग टू दिल्ली। अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम आई एम गोइंग टू दिल्ली कर रहे हैं या मी एम गोइंग टू दिल्ली कर रहे हैं या माई एम गोइंग टू दिल्ली कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आई का अलग अलग रूप है, और आई के अलग अलग जो रूप है उसके कौन से रूप का प्रयोग होगा ये भी निर्धारण करना होता है हमें। तो हम कह सकते हैं रूप। अब देखिए, अगर ये चार बातें आपको याद है तो परिभाषा बच जाएगा। कैसे? ये क्या है यहां से यहां तक? वाक्य। तो इससे परिभाषा क्या बनेगा? किसी भी वाक्य में, किसी भी वाक्य में, आप देखो ये वाक्य है, यहां से यहां तक वाक्य है, तो हमने ले लिया किसी भी वाक्य में। किसके किसके बारे में बात करता है? नाउन एवं प्रोनाउन के बारे में। तो नाउन एवं प्रोनाउन के बारे में क्या बात करता है? बताता है कि कौन सा रूप होगा और उसका स्थान कहां होगा। तो किसी भी वाक्य में नाउन एवं प्रोनाउन के रूप एवं स्थान को दर्शाने वाला केस कहलाता है। फिर से समझते इसको। एक वाक्य में नाउन एवं प्रोनाउन कहीं भी प्रयोग है, वो उस वाक्य में वहीं क्यों है और उस प्रोनाउन के उसी रूप का प्रयोग वहां क्यों हुआ है, इसी का अध्ययन किस चैप्टर में किया जाता है? केस चैप्टर में। तो अगर ये चार बातें आपको याद है तो परिभाषा बन जाएगा। इसको याद करने के लिए आप परिभाषा अपने मन में एक बार बोले। मैं ऐसा करता हूं, परिभाषा को मैं छिपा देता हूं, फिर आप ट्राई करिए बोलने का। किसी भी वाक्य में नाउन एवं प्रोनाउन के रूप एवं स्थान को दर्शाने वाला केस कहलाता है। आई होप कि आप सबको याद हो गया होगा। केस चैप्टर पढ़ने से हमें क्या क्या फायदा होगा? केस चैप्टर पढ़ करके हम ये जानेंगे कि इस वाक्य में नाउन एवं प्रोनाउन अपने सही स्थान पे है कि नहीं, और अगर सही स्थान पे है तो फिर अपने सही रूप में है कि नहीं। अगर इससे संबंधित कोई एरर्स दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम्स दिया जाएगा तो हम सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरह से यह चैप्टर किस किस चीज के बारे में बात करता है? नाउन एवं प्रोनाउन के बारे में। नाउन एवं प्रोनाउन के बारे में दो बातें करता है। कौन कौन सी बातें करता है? एक, किसका स्थान कहां होगा, और दूसरा, किसका कौन सा रूप प्रयोग। तो ये एक परिभाषा आपको हमने याद करवा दिया। किसी भी वाक्य में नाउन एवं प्रोनाउन के रूप एवं स्थान को दर्शाने वाला केस कहलाता है। एक और तरीके समझते हैं, दूसरे एंगल से इसी बात को देखें तो किसी भी वाक्य में नाउन एवं प्रोनाउन किस हैसियत से है, किस हैसियत से है, यही बताता है केस। भाई वो सब्जेक्ट के हैसियत से है कि ऑब्जेक्ट के हैसियत से है कि संबंध बताने वाले हैसियत से है, यही बताता है केस। किसी भी वाक्य में नाउन एवं प्रोनाउन के हैसियत को बताता है केस। तो ये इस एंगल से भी आप परिभाषा समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। चलिए, कोई जरूरी नहीं कि हम किताबी भाषा याद करें, हमें समझ में आनी चाहिए। केस को मुख्य रूप से हम अभी तीन पार्ट्स में बांटते हैं। एक, नॉमिनेटिव केस, दूसरा पोसेसिव केस, तीसरा ऑब्जेक्टिव केस।
सबसे पहले लेते हैं हम लोग नॉमिनेटिव केस। देखिए हमने तीन केस को तीन प्रकार में बांटा है, नॉमिनेटिव केस, पॉसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। हालांकि आगे चल करके हम जब पढ़ना शुरू करेंगे तो इसमें जेनिटिव केस भी आ जाएगा, वोकेटिव केस भी आ जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से हमें अभी ध्यान देना है तीन केस पे, नॉमिनेटिव, पॉसेसिव, ऑब्जेक्टिव। सो लेट्स टेक द फर्स्ट वन, नॉमिनेटिव। सॉरी, नॉमिनेटिव केस हम ले लेते हैं। नॉमिनेटिव केस का ही दूसरा नाम है सब्जेक्टिव। नॉमिनेटिव का ही दूसरा नाम क्या है? सब्जेक्टिव। तो आप कह लो नॉमिनेटिव केस या आप कह लो सब्जेक्टिव केस, दोनों एक ही बात है। तो हम आपसे पूछ देंगे कि नॉमिनेटिव केस का दूसरा नाम क्या है? सब्जेक्टिव केस। और हम ये भी पूछ सकते हैं कि सब्जेक्टिव केस का दूसरा नाम क्या है? तो नॉमिनेटिव केस। करेक्ट। चलिए, तो हम अगर सब्जेक्टिव केस लिख दे तब भी अब कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सब्जेक्टिव केस को अगर हमें परिभाषित करना हो तो हम सीधा कर देंगे, सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट से बने केस को सब्जेक्टिव केस कहते हैं। सब्जेक्ट से बने केस को सब्जेक्ट से बने केस को सब्जेक्टिव केस कहते हैं। करेक्ट। अब देखते हैं, अब सवाल उठता है कि सब्जेक्ट क्या होता है। देखो थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। कोई भी वाक्य हमें मिलेगा, उस वाक्य में क्या करेंगे? सब्जेक्ट को खोज लेंगे, और सब्जेक्ट को ही कहेंगे किस केस में है? सब्जेक्टिव केस में है। या उसी को क्या कहेंगे, किस केस में है? नॉमिनेटिव केस में। करेक्ट। तो सबसे पहला सवाल हमारा, सबसे अब बड़ा काम हमारे लिए ये आ गया कि सब्जेक्ट क्या होता है। So we will have to see subject. हम लोग सब्जेक्ट के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा और ध्यान दे देते हैं ताकि आपको याद आ जाए। देखिए सब्जेक्ट को पहचानने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि वाक्य को देखना पड़ेगा कि वाक्य एक्शन वर्ब वाला है या वाक्य नॉन एक्शन वर्ब वाला है। तो मतलब सब्जेक्ट की पहचान करने के लिए देखेंगे कि वाक्य एक्शन वर्ब वाला है या नॉन एक्शन वर्ब वाला है। एक्शन वर्ब वाला क्या होता है? जिसमें ना वाला हो, मतलब मेन वर्ब वाला। ना वाला हो मतलब मेन वर्ब वाला, जैसे खाना, पीना, हंसना, गाना, रोना, ये सब हो गया। और नॉन एक्शन वर्ब वाला होता है वाक्य, में क्या होता है? केवल हेल्पिंग वर्ब वाला होता है, बिना मेन वर्ब के, विदाउट एनी मेन वर्ब। विदाउट एनी मेन वर्ब मतलब हो गया ओनली हेल्पिंग वर्ब वाला वाक्य। अब देखते हैं एक्शन वर्ब वाला वाक्य के अंत में ना होता है। पहले इस पे देख लेते हैं, फिर इस पे देखेंगे। इसका फॉर्मूला है जो काम करे, जो काम करे वही ना करता होता है। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? करता। तो जो काम करता है वही क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। तो एक तो ये देख लेंगे वाक्य में कि कौन काम कर रहा है, दूसरा ये देखेंगे कौन प्लस क्रिया बराबर सब्जेक्ट।
ये दोनों एक ही बात है, जो काम करे वो भी वही जवाब देगा जो जवाब हमें कौन प्लस क्रिया से मिलेगा। चलिए देखते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं, राम आम खाता है। तो हमारे लिए सबसे पहला काम यह आया कि हमको यह डिसाइड करना है कि यह वाक्य एक्शन वर्ब वाला है कि नॉन एक्शन वर्ब वाला है। तो हम देखते हैं, राम आम खाता है, खाना, खाता किसी से बना हुआ है, खाना से, खाना मतलब ना आ गया, मतलब कि यह एक्शन वर्ब है, खाना क्या है, एक्शन वर्ब है। अब हम ये फॉर्मूला लाएंगे, कौन खाता है, कौन खाता है, तो जवाब हमें क्या मिलेगा, राम। तो राम इस वाक्य का क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मतलब राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। वैसे भी अगर कौन प्लस क्रिया लगा के नहीं देखते हैं, जो काम करे करते हैं, तो देखिए राम आम खाता है, तो इसमें काम कौन कर रहा है, राम, तो काम करने वाला क्या होता है, कर्ता, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो जब हम आपसे पूछे कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट की पहचान बताइए, सब्जेक्ट समझाइए, तो आपको कहना पड़ेगा कि सब्जेक्ट की पहचान करने के लिए सबसे पहले यह देखेंगे कि वाक्य एक्शन वर्ब वाला है या नॉन एक्शन वर्ब वाला। अगर वाक्य एक्शन वर्ब वाला है तब उसमें हम कौन प्लस क्रिया लगाकर देखेंगे और जो जवाब मिलेगा वह सब्जेक्ट होगा, या जो काम करे हम देखेंगे कि उस वाक्य में काम कौन कर रहा है, जो काम कर रहा होगा वही सब्जेक्ट होगा। नॉन एक्शन में वाले वाक्य में क्या होता है, केवल हेल्पिंग वर्ब वाला होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है पहचानने का, जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए। अब देख लेते हैं इसमें, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। अब मैं खुश हूं तो इसमें किसके बारे में कहा जा रहा है, जाहिर सी बात है मैं के बारे में कहा जा रहा है, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो आपने सब्जेक्ट की पहचान करना सीख लिया। अब हम देखते हैं, एक सेंटेंस लिखते हैं, जो सेंटेंस हमने ऊपर चर्चा की है, राम इट्स ए मैंगो, क्या हिंदी होगा, राम आम खाता है। हमने इसमें सब्जेक्ट पहचानना है, कौन सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट। अब हमसे पूछ दिया जाए कि राम किस केस में है, तो हम कह सकते हैं इस वाक्य का सब्जेक्ट है, और जो सब्जेक्ट होता है वो किस केस में होता है, सब्जेक्टिव केस में होता है। जाहिर सी बात है सब्जेक्ट ही सब्जेक्टिव केस में होता है, या इसी को दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस। तो इस तरह से हमने देख लिया कि किसी भी वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है वही क्या होता है, सब्जेक्टिव केस में होता है, वही क्या होता है, नॉमिनेटिव केस में होता है। अब हम देखते हैं, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी मैं खुश हूं, इसमें किसके बारे में बात की जा रही है, जो नॉन एक्शन है, तो नॉन एक्शन में किसके बारे में बात की जा रही है, आई के बारे में। आई क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट जो होता है वो किस केस में होता है, सब्जेक्टिव केस में, या और क्या इसका दूसरा नाम कह सकते हैं, नॉमिनेटिव केस। तो मुझे लगता है कि अब आपको सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। आप वाक्य में पहचान कर सकते हैं इजीली कि सब्जेक्ट क्या है। वैसे हम आने वाले समय में, आने वाले दिनों में जितने भी तरह के सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, सभी तरह के सब्जेक्ट्स का एग्जाम्पल लेंगे और फिर देखेंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब प्रयोग होगा, और पूरी डिटेल्स में पढ़ेंगे। मतलब सब्जेक्ट से संबंधित कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो गलत होने का सवाल ही नहीं पैदा हो, इतना फोकस करेंगे इस पे। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा, अभी तक आपने पढ़ा कि केस क्या होता है, फिर और क्या पढ़ा आपने, केस कितने प्रकार के होते हैं,
काइंड्स ऑफ द केस। फिर आपने पढ़ा उसका पहला लिया आपने और आपने नॉमिनेटिव केस की पहचान करना पढ़ लिया। अभी तक आपने ये 3 बातें समझ लिया आज की क्लास से। इस नॉमिनेटिव केस की पहचान करने के दौरान आपने सब्जेक्ट क्या होता है वो जाना, सब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे वो भी जान लिया। अब देखो, कोई भी चीज का हमें जब प्रयोग करना होता है तो उस चीज के बारे में हमें कुछ बेसिक बातों का ज्ञान होना चाहिए। आने वाले समय में हमें सीखना होगा कि वाक्य में सब्जेक्ट का प्रयोग कैसे करते हैं, तो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बेसिक बातों का हमें ज्ञान होना चाहिए। तो जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उसके बारे में मुख्य रूप से हमें 4 बातों का ज्ञान होना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट के बारे में कितनी बातों का ज्ञान होना चाहिए? 4। हम देखते हैं कि वो कौन कौन से बातें हैं। अगर हम चाहते हैं कि भविष्य में हम सब्जेक्ट का बहुत बढ़िया से प्रयोग करें तो हमें 4 चीजों का ज्ञान होना चाहिए। एक, नंबर का। आपको मालूम है कि सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, तो इसका ज्ञान होना हमें जरूरी है, तो तभी हम सेंटेंस बना पाएंगे। दूसरा, जेंडर का। हमें मालूम होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट है वो मैस्कुलिन जेंडर है कि फेमिनिन जेंडर है कि कॉमन है कि न्यूट्रल है। साथ ही हमें मालूम होना चाहिए पर्सन। पर्सन्स का हमें ज्ञान होना चाहिए। हमने आपको पहले पढ़ा रखा है, पर्सन्स 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में आता है आई, प्लूरल में आता है वी। सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों में आता है यू। थर्ड पर्सन सिंगुलर में होता है ही, सी, इट और प्लूरल में होता है दे। तो हमने इसका अध्ययन पहले कर लिया है, इसलिए मैंने चार्ट नहीं बनाया है, पहले मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। और केस का ज्ञान होना चाहिए। सब्जेक्ट के बारे में हमें ये पता होना चाहिए अगर नाउन या प्रोनाउन दिया हुआ है तो किस केस में है। तो केस से रिलेटेड अभी तक आपने नॉमिनेटिव केस सिर्फ पढ़ा है, तो जाहिर सी बात है फिलहाल हमें नॉमिनेटिव केस की ही जरूरत है। तो हम आपसे प्रश्न करेंगे कि किसी भी सब्जेक्ट के बारे में कितनी चीजों का ज्ञान होना चाहिए? बोलिए। 4। कौन कौन सा? तो नंबर, जेंडर, पर्सन, केस। दैट्स ऑल। देखिए, अभी तक आप केस में बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा आपने, बहुत कम और सिंपल चीजें पढ़ी आपने। लेकिन आज मैं दिखाता हूं कि इतना ही कम पढ़ने के बाद अभी आपके केस के प्रति आपका नजरिया बदल जाएगा। जब आप सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे तो आपका नजरिया बदल जाएगा, और जो अभी मैं करने वाला हूं शायद ऐसा करके आप पहले कभी नहीं देखे होंगे। और देखिए कितना इंटरेस्टिंग चीज मैं बता रहा हूं। चलिए मैं एक सेंटेंस लेता हूं, राम इट्स ए मैंगो। राम इट्स ए मैंगो। तो राम इट्स ए मैंगो में इसको हम सब्जेक्ट कह सकते हैं। अगर हम सब्जेक्ट कह सकते हैं तो इसको हम सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। अगर सब्जेक्टिव केस कह सकते हैं तो बताइए क्या नॉमिनेटिव केस कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा, राम क्या है? नाउन तो है ही। नाउन है तो नाउन में कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन है, लेकिन पुराने जमाने में तो प्रॉपर नाउन था ही नहीं। तो पुराने जमाने के नजरिए से देखे तो ये कौन सा नाउन हो गया? कॉन्क्रीट नाउन। वर्ड के स्ट्रक्चर के आधार पे भी तो हमने नाउन को बांटा था, तो सिंगल वर्ड नाउन। अब इसमें देखते हैं जेंडर में चले तो जेंडर में मैस्कुलिन जेंडर। पर्सन में चले तो थर्ड पर्सन। अब देखिए, आप ये सब पहले से जानते थे, लेकिन शायद आप इस तरह से बना करके एक साथ चेक नहीं किए थे।
ये सब्जेक्ट भी है, सब्जेक्टिव केस भी है, नॉमिनेटिव केस भी है, इसको नाउन भी कहते हैं, प्रोनाउन भी कहते हैं, कॉन्क्रीट नाउन भी कहते हैं, सिंगल वर्ड नाउन भी कहते हैं, मैस्कुलिन भी कहते हैं और थर्ड पर्सन में भी कहते हैं। तो अब आप जब कभी भी कहीं सब्जेक्ट देखें तो आप देखिए कि उस सब्जेक्ट के बारे में कितना कुछ आप जानते हैं, उसके बारे में डिटेल से लिखना शुरू कीजिए, दिमाग में बैठाइए इस बात को। क्योंकि आप कभी भी किसी भी चीज का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी होनी चाहिए। अब हमारे पास सब्जेक्ट के बारे में अधिक से अधिक जानकारी है तो हम आगे प्रयोग बड़ी कंफर्टेबली कर सकते हैं। तो इसलिए ये जानना हमारे लिए जरूरी था, इसको आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सा पार्ट्स ऑफ ए स्पीच सब्जेक्ट का काम करता है। हमारा क्वेश्चन होगा कि कौन कौन सा पार्ट्स ऑफ ए स्पीच सब्जेक्ट का काम करता है। इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। साथ ही पूरे केस का एक चार्ट भी बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे कि नॉमिनेटिव केस में कौन कौन सा प्रोनाउन है जो आता है। तो आप घर पे देखेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे। इस पे हम लोग कल मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जिक्र करेंगे कि कौन कौन सा सब पार्ट्स ऑफ स्पीच सब्जेक्ट का काम करता है। थैंक यू वेरी मच।